बनाने लगा। वाकई, अब क्या आश्चर्य, सुई में धागा तो क्या होगा, सुई का और काम भी क्या है। उसने सुई को लिफाफे में रखते हुए कहा और विधु बाबू को लिफाफा लौटा दिया। चलिए अब सुकुमार बाबू के कमरे में चलते हैं। गलियारे में दाईं तरफ कोने का कमरा सुकुमार बाबू था। दरवाजा बंद था। विधु बाबू ने खटखाए बगैर धक्का देकर खोल दिया। सुकुमार मेज पर कोहनी रखकर बैठा था और हाथों में सिर को पकड़े हुए था। हमारे प्रवेश करते ही वह उठ गया। एक ओर पलंग था, दूसरी ओर मेज, कुर्सी और बुकशेल्फ था। ऊंचे डेस्क दीवार से लगे हुए थे। मेरे अनुसार में सुकुमार की उम्र 24-25 के लगभग होगी। देखने में आकर्षक, शरीर उठा हुआ, लेकिन घर में भयानक दुर्घटना के प्रभाव ने पूरे शरीर को पीला करके त्वचा को सुखा दिया था। आंखों के नीचे स्याह गोले उभर आए थे। हम तीनों को अंदर आते देखकर उसकी आंखों में भय तैरने लगा। विधु बाबू ने कहा, सुकुमार बाबू, ये ब्योमकेश बख्शी हैं। ये आपसे बात करना चाहेंगे। सुकुमार ने गला साफ करते हुए कहा, बैठिए बैठिए न। ब्योमकेश उसकी मेज के सामने बैठे गया। उसने मेज पर रखी पुस्तक ग्रेज एनाटोमी को उठाया और उसके पृष्ठ पलटते हुए बोला, कल आधी रात को आप कहाँ आए थे, सुकुमार बाबू। सुकुमार चौंक पड़ा, फिर धीमी लरजती आवाज में बोला, मैं रात को फिल्म देखने गया था। पृष्ठों को उलटते हुए बिना सिर उठाए ही ब्योमकेश ने पूछा, कौन से सिनेमा हॉल में। चित्रा। विधु बाबू ने नाराजगी के स्वर में कहा, आपको यह मुझे पहले बताना चाहिए था, क्यों नहीं बताया आपने सर। मैंने सोचा था कि यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए विधु बाबू ने और भी तेज आवाज में कहा, यह हम तय करेंगे कि वह महत्वपूर्ण है या नहीं। क्या आपके पास कोई सबूत है कि आप चित्रा सिनेमा गए थे। सुकुमार ने कुछ क्षण सिर झुकाए सोचा, फिर उठकर रैक पर टंगे कुर्ता के पॉकेट से गुलाबी रंग की एक चिट निकालकर विधु बाबू की ओर बढ़ा दी। वह सिनेमा के टिकट का आधा भाग था। विधु बाबू ने उसने ठीक से जांचा और अपनी डायरी खोलकर रख लिया। कुछ और पृष्ठों को पलटते हुए ब्योमकेश ने पूछा, शाम के शो के बजाय 9 बजे के शो में जाने का आपके पास कोई विशेष कारण था। सुकुमार का चेहरा सफेद पड़ गया, फिर भी उसने धीरे से कहा, नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ब्योमकेश बोला, निश्चित रूप से आपको मालूम था कि कराली बाबू को रात में किसी का देर से आना पसंद नहीं था। सुकुमार के पास कोई उत्तर नहीं था। वह चुपचाप मलिन मुख लिए खड़ा रहा। एकाएक ब्योमकेश ने सुकुमार को अपनी आंखों खोलकर देखा और पूछा, आपने अंतिम बार कराली बाबू को कब देखा था। सुकुमार ने मुंह में थूक सटकते हुए कहा, कल शाम करीब 5 बजे। क्या आप उनके कमरे में गए थे। हाँ। क्यों। सुकुमार ने अपनी आवाज को नियंत्रित करने का प्रयास किया और धीमे स्वर में कहा, मैं काका से उनकी वसीयत के बारे में कुछ कहने के लिए गया था। उन्होंने अपनी वसीयत में मोती दा को बेदखल करके सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी थी। इसको लेकर दोपहर में उनकी और मोती दा के बीच झड़प भी थी। मैं काका के पास यह कहने गया था कि मैं नहीं चाहता कि सारी संपत्ति केवल मेरे नाम की जाए, बल्कि हम सबको बरकरार हिस्से में विभाजित कर दी जाए। फिर जब उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी तो क्रोध में उन्होंने मुझे कमरे से निकल जाने का आदेश दिया। निकल आए। हाँ, उसके बाद मैं फणी के कमरे में गया। बात करते करते काफी देर हो गई थी। मेरा बड़ा विचलित हो रहा था। सोचा क्यों न कोई फिल्म देख लूं। फणी ने भी मेरे प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। इसलिए मैं चुपचाप निकल गया, यह सोचकर कि काका को पता भी न चलेगा। प्रत्यक्षतः विधु बाबू सुकुमार की दलील पर पूर्णतः संतुष्ट दिखाई दिए, लेकिन ब्योमकेश के चेहरे पर अब भी शिकन मौजूद थी, जिसे देखकर विधु बाबू ने कुछ उखड़े स्वर में कहा, ब्योमकेश बाबू, आप अपनी मंशा क्यों नहीं बताते।
क्या आप सुकुमार बाबू पर हत्यारा होने का शक कर रहे हैं? ब्योमकेश उठ खड़ा हुआ और बोला, अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए हम लोग अब सुकुमार बाबू पर हत्यारा की बहन के कमरे में चलते हैं। विधु बाबू ने अब रूखी आवाज में कहा, ठीक है चलिए। लेकिन वह बेचारी कुछ नहीं जानती और दरअसल में उस बेचारी लड़की को बेवजह क्या इस सब में घसीटना जरूरी है। मैंने पहले ही उसका बयान ले लिया है। ब्योमकेश ने अनमने स्वर में उत्तर दिया, जी हाँ जरूर जरूर, फिर भी बस एक बार यदि मैं लड़की का कमरा गलियारे के दूसरे छोर पर था। विधु बाबू ने दरवाजा खटखटाया। लगभग आधे मिनट बाद एक 17-18 वर्ष की लड़की ने दरवाजा खोला और हमें देखकर एक ओर गई। कुछ संकोच के साथ हम लोग कमरे के अंदर प्रविष्ट हुए। हमारे पीछे सुकुमार, जो हमारे पीछे पीछे आ रहा था, कमरे में घबराया हुआ और पलंग पर लेट गया। प्रवेश करते समय मैंने लड़की को देख लिया था। वह कद में ऊंची, दुबली और सौंबली लड़की थी। बार बार रोने से उसकी आंखें सूज आई थीं, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि वह सुंदर कही जाएगी या नहीं। उसके बाल उलझे और तितर बितर थे। शोक में डूबी एक लड़की से यूं पूछताछ मेरे लिए भी क्रूरता से कम नहीं थी और इसके लिए मन ही मन में ब्योमकेश से नाराज भी हो रहा था। लेकिन फिर मैंने ब्योमकेश की आंखों में संकोच के बावजूद एक प्रकार की मजबूरी की झलक भी देखी थी। ब्योमकेश ने विनम्रता से हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए कहा, क्षमा करें, मैं आपको थोड़ा कष्ट दूंगा। मैं समझता हूँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। घर में जब ऐसी दुख भरी घटती है तो और उनके कठिनाइयों के साथ साथ पुलिस की तफ्तीश जैसी छोटी मोटी दिक्कतें बर्दाश्त करनी पड़ जाती हैं।